अखिल के मन में जो भी सवाल थे उसका जवाब उसे पता था सिर्फ एक ही शख्स दे सकते और वो है काशिफ खान। अब फाइनली उस हॉस्पिटल में तो वो पहुंच चुका था जहां पर काशिफ खान को एडमिट किया गया था, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि क्या वाकई ही काशिफ खान यहाँ पर हैं या नहीं, क्योंकि आर्यन की प्लानिंग के बारे में वो अच्छे से जानता था। जब आर्यन कुछ प्लान करता है तो उसे किसी के बारे में खबर तक नहीं लगती। इसी वजह से वो जाकर के सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से कंफर्म करता है कि क्या मिस्टर काशिफ खान यहाँ पर अवेलेबल हैं। सामने खड़ी लड़की जो कि लिस्ट चेक करते हुए कंप्यूटर में देखकर अखिल को बताती है, हाँ सर, पर वो आईसीयू में है सर। अखिल कहता है, आईसीयू की माँ का नाका, चल। जैसे ही वो अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर के जा रहा था तुरंत ही कुछ स्टाफ आकर के उनको रोकते हुए कहती हैं, सर आप वहाँ नहीं जा सकते सर, उनसे मिलना किसी को अलाउड नहीं है। तभी अखिल जो कि अपने हाथ में इस वक्त पिस्तौल पकड़ा हुआ था, अच्छा क्या कहा, अलाउड नहीं है? वो लड़की एकदम से शांत हो गई थी और बहुत ज़्यादा डरते हुए कहती है, सर सर मैं तो बस वही बोल रही थी जो मुझे बोला गया बोलने के लिए, सॉरी सर। अब इस वक्त वो खुद ही स्टाफ जो कि अखिल को रास्ता बताते हुए लिफ्ट में ले आती हैं ताकि वो काशिफ खान से अखिल को मिलवा सके। मजबूरी में ऐसे ही उसे ये करना पड़ रहा था। और फाइनली अब वो लोग आकर के काशिफ खान के उसी आईसीयू वाले वार्ड में थे जो कि एक प्राइवेट वार्ड था। यहाँ पर सिर्फ काशिफ खान के अकेले के अरेंजमेंट्स थी और वो इस वक्त अपने चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए आराम से लेटे हुए थे, जिसे देख करके अखिल गुस्से में आकर के सबसे पहले तो उनके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाता है और अपने हाथ से अभी थप्पड़ उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी अखिल का ड्राइवर उसको रोकते हुए कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं, मर जाएगा। अखिल उसको अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहता है, मुझसे ना इस वक्त कुछ मत बोलो, मुझे जानना है कि आखिर यह मामला है क्या जो मुझसे आर्यन तक छुपा रहा है। उठ जा वरना यहीं पर तेरा अंतिम संस्कार करता हूँ मैं। काशिफ खान को वो बहुत बुरी तरह से उठाने लगा था और उन्हें अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी पड़ती हैं, क्योंकि अखिल जो कि उनके पेट पर तो कभी उनके चेहरे पर अपने हाथों से लगातार मारे जा रहा था। और जैसे ही काशिफ खान की आंखें खुली थीं वो बहुत ही बुरी तरह से उनके गर्दन पर अपना हाथ कसते हुए कहता है, क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी बात बताइए आर्यन को जो वो इतना ज़्यादा परेशान है। मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकता, वो भी तेरी वजह से। ऐसा कौन सा सच है वानी का जो तू हमें नहीं बता रहा? ऐसा कौन सा सच है वानी का जिसके बारे में सोच सोच करके आर्यन इतना ज़्यादा परेशान है? काशिफ खान को इस बारे में किसी को नहीं बताना था। अभी तो कितने वक्त बाद उनकी आंखें खुली थी, वो भी बहुत ही मजबूरी में, और इस वक्त अखिल उनको बहुत ही बेदर्दी से ये सारे सवाल कर रहा था। तभी अखिल को सोचते हुए कहता है, काशिफ खान है तू जिसने वानी को इतना परेशान किया। ये बात जानने के बावजूद भी आर्यन तुझे एडमिट क्यों किया? तुझे तो मार देना चाहिए था उसे। इतना तो सॉफ्ट नहीं था आर्यन। तेरे साथ कौन सा ऐसा रिश्ता बन गया उसका? ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी उसे जो तुझे आईसीयू में एडमिट करके तेरा ख्याल रखा जा रहा है? बता। काशिफ जो बहुत ही मुश्किल से अपनी आवाज़ निकालते हैं क्योंकि इस वक्त अखिल का हाथ जो कि उनके गर्दन पर दबा हुआ था, और वो अपनी दबे हुए आवाज़ से ही कहते हैं, मेरा गला छोड़ो तब तो बोलूँगा ना। तुरंत ही अखिल अपना हाथ पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है, चल बक, जल्दी बता। काशिफ खान जो कि हल्का सा भी उठने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें लेटे लेटे बात करने में दिक्कत होती। उनके बेड को अखिल के ड्राइवर ने एडजस्ट कर दिया था ताकि वो थोड़ा उठकर अपनी बातों को आराम से अखिल तक पहुंचा सके, और वो एक एक करके बातें बताना शुरू करते हैं। 2 साल पहले का वक्त, आज पीटीएम का दिन था। वानी आज वीरेंद्र के साथ आई थी पीटीएम पर क्योंकि उसके मॉम डैड किसी जरूरी काम से बाहर गए थे और उसके मॉम डैड वीरेंद्र पर बहुत भरोसा करते थे। वानी स्कूल पहुंचती है और इस वक्त उसके क्लास टीचर का नाम काशिफ खान था। वो काशिफ खान के साथ पहले बहुत कंफर्टेबल थी और आते ही वो अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल आते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। ओप सो कि मेरे नंबर अच्छे आए होंगे। और फिर वो वीरेंद्र की तरफ देखकर कहती है, अंकल प्लीज मेरे मम्मी पापा को ज्यादा बुराई मत करना मेरी। वो काशिफ खान के सामने आकर बैठ चुकी थी अपने अंकल के साथ, और वीरेंद्र जो काशिफ खान की नजरों को बहुत ही ध्यान से भांप रहे थे, जैसे वो कुछ और ही पता लगाने की कोशिश कर रहे हों।
काशिफ के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई थी वानी को पहली बार ही देखते वक्त। और फिर वो उसे प्यार से उसके सारे पेपर्स चेक कराते हुए कहते हैं, देखो कितने कितने मिस्टेक्स किए तुमने, अभी बहुत सुधार करना बाकी है। प्रणव से कुछ सीखो वानी। वानी कहती है, सर उसका नाम मत लिया करिए आपको पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। और फिर वो पेपर्स को देखते हुए कहती है, वैसे तो मैंने अच्छा ही लिखा था, आप लोग को छोटे छोटे मिस्टेक्स पर नंबर काट देते हैं, है ना अंकल? मेरी ज्यादा गलती नहीं है, देख लीजिए आप भी। वीरेंद्र जो दिखावे में ही सही मगर वानी को बहुत मानते थे और वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं, और क्या हुआ अगर तुम्हारा कोई रैंक नहीं आया तो तुम जितना पढ़ रही हो काफी है। काशिफ खान जो कि वानी से कहते हैं, तुम जरा इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। आप सर आराम से ही बैठिए, मैं कॉफी मंगवाता हूँ। वो अलग ही ट्रीटमेंट दे रहे थे वीरेंद्र को, जिससे वीरेंद्र को थोड़ा शक हो गया था। वानी को अपने साथ स्टाफ रूम की तरफ ले आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, ये कौन है और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? तुम किसी को भी लेती आती हो? वानी कहती है, सर नाराज मत होइए, मेरे अंकल हैं और मम्मा पापा बाहर गए हुए थे। सच्ची बहाना नहीं बना रही मैं। और आपको क्यों लगता है कि मैं हमेशा बहाना बनाऊंगी? आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? वानी उनसे बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में बात कर रही थी, जिसे अगल बगल काशिफ खान देखते हैं कि यहाँ तो कोई है नहीं, जिससे वो हल्का सा अपने चेहरे को झुकाते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा अच्छा हुजूर, समझ गया, आप तो बहुत महान हैं, आपसे तो कोई गलती भी नहीं होती है, वो तो टीचर की बेवकूफ़ी होगी जो तुम्हारे नंबर कट कर लिया। वानी स्माइल करते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, मैं तो अच्छा ही लिखी थी, अब टीचर को अच्छा नहीं लगा तो उनकी आंखें खराब हैं। लेकिन ये बात प्लीज आप किसी टीचर को मत बताइएगा, क्योंकि मैं इस तरह सबसे बात नहीं करती, आपको पता है ना। काशिफ खान हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, यही तो मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझसे इस तरह बात करती हैं सर, और किसी से नहीं, क्योंकि और कोई अगर आपकी इस टोन को सुन भी लिया ना तो बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। वानी अपनी थूक अटकते हुए कहती है, सर आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? काशिफ खान जो कि हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा, पागल हो तुम, बुद्धू, चलो। और वो उसके सर पर धीरे से हाथ रखते हुए कहते हैं, जितने मार्क्स तुमने लाए ना मेरे सब्जेक्ट में, मैं तुम्हें अच्छे गिफ्ट दूंगा। वैसे वानी कहती है, मुर्गा मत बनाएगा सर, प्लीज सर, प्लीज। काशिफ खान हंसते हुए अब क्लास में आ चुके थे और उन लोग की इस तरह की कॉन्वर्सेशन पे आसपास के सारे लोग जो कि उस पर शक तो करते थे लेकिन कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर वीरेंद्र ने इस चीज को गलत तरीके से नोटिस कर लिया था। अब फाइनली सारे बच्चे बाहर की तरफ निकल रहे थे अपने अपने पेरेंट्स के साथ। तभी वीरेंद्र जो काशिफ खान से मिलने के लिए अंदर की तरफ ही रह जाते हैं, और जब फाइनली पूरा क्लास खाली हो गया था तो वो काशिफ खान के साथ कॉर्नर के पास आते हुए कहते हैं, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और अब काशिफ जो कि ये सारी बातें बताते बताते एकदम से शांत पड़ गए थे। अखिल जो गुस्से में घूरते हुए कहता है, आगे पूछ रहा हूं मैं कुछ, आगे क्या हुआ? काशिफ खान ने गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, कुछ ऐसा जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो शायद वो वक्त था जब सब कुछ बदलने वाला था, और उसके बाद कुछ भी संभल नहीं पाया मुझसे। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे ये बातें बताते बताते। अखिल को अभी भी काशिफ खान पर ही गुस्सा आ रहा था और वो खुद से कहता है, जरूर आपकी कोई गलती होगी। और वो काशिफ खान के सामने ही चिढ़ते हुए कहता है, जरूर उसी दिन से कांड करना शुरू किया होगा, क्योंकि वानी तो बहुत ट्रस्ट करती थी आप पर। आपकी बातों के हिसाब से यही लग रहा है मुझे। काशिफ जो शांत होते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है, हुआ कुछ यूं था कि वानी के अपने अंकल ने। और ये बोलते बोलते वो वही वक्त के बारे में सोचने लगते हैं जब वीरेंद्र उनके सामने खड़ा था और उनके सामने हंसते हुए काशिफ से कहता है, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हाथ उनके सामने आगे बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा होगा कि आप भी हमारे साथ सौदा करने के बारे में सोच ही लें, क्योंकि मैं काफी अच्छा बिजनेसमैन हूँ। काशिफ खान अभी इस बारे में समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये क्या मतलब है वीरेंद्र का ये बोलने का। लेकिन फिर वीरेंद्र जो आगे बोलते हैं काशिफ खान एकदम से सुन्न पड़ गए थे, और अभी जो हाथ वो अभी आगे बढ़ा रहे थे वीरेंद्र के साथ मिलाने के लिए, वो एकदम से अपनी जगह पर थम सा गया था, क्योंकि इस वक्त वीरेंद्र ने काशिफ खान से कहा ही कुछ ऐसा था, सौदा करेंगे वानी का। जैसे ही ये बात काशिफ खान ने सुनी थी उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। तभी वीरेंद्र आगे कहते हैं, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मैं मॉडर्न सोच का हूँ। मैंने देखा है आप लोग की कॉन्वर्सेशन, काफी
घुल मिल चुकी है आपके साथ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और उसके बाप को भी मैं देख लूँगा। बाकी थोड़ी बहुत रकम लगेगी, क्योंकि आप तो जानते हैं आजकल डिमांड्स बहुत बढ़ गई इन सब चीज़ों की। बताइए कितना दे सकते हैं? काशिफ खान से रहा नहीं जाता और किसी भी मर्द से ये बात कैसे सुनी जा सकती थी कि जिस लड़की को वो पसंद के अंकल खुद ही इस तरह की बातें कर रहे हैं उस लड़की को लेकर। सौदा कर रहे थे वो वानी का। और ये बात अखिल सुनकर के एकदम से हैरान रह गया था। काशिफ आगे कहते हैं, और बस मेरा हाथ कंट्रोल नहीं हुआ। मेरा बस चलता उस वक्त मैं उसका खून कर देता, लेकिन मैं स्कूल में था। और वहीं कुछ ऐसा ही हुआ था। वीरेंद्र के गालों पर जोरदार थप्पड़ काशिफ खान का पड़ता है, जो कि एकदम से जाकर के जमीन पर गिर गया था। और आसपास के टीचर्स जो कि ये देख करके एकदम से दंग रह गए थे कि आखिर काशिफ खान ने ऐसा क्यों किया। सब जानते थे काशिफ को बहुत गुस्सा आता है, वो सबके साथ ऐसे ही रहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट, मगर इतना कि किसी को थप्पड़ मार दे, वो भी किसी के पेरेंट्स को, ये थोड़ा सा वियर्ड था। सारे टीचर्स इस बारे में काशिफ खान से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन सब आपस में गॉसिपिंग करना शुरू कर दिए थे और ये वीरेंद्र के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग मोमेंट था। वीरेंद्र को लगता है कि बस अब सब कुछ वो खत्म करके ही रहेगा। वो तुरंत ही खड़े होते हुए काशिफ खान को वार्निंग देते हुए कहता है, ठीक नहीं करोगे मेरे साथ डीलिंग मत करो, लेकिन एक दिन पछताओगे मेरे साथ ये हरकत करने के बाद। याद आएगा तुम्हें ये दिन। और ये बोलते बोलते काशिफ खान फिर से शांत पड़ गए थे। अखिल जो अभी तक काशिफ को इतना गलत समझ रहा था और उसे अब समझ में आ रहा था कि आखिर में गलत तो कोई और था, काशिफ खान तो बस उस बीच फंस गए थे। और फिर वो अपनी सोच पर एकदम से हैरान रह जाता है कि वो तो यहाँ काशिफ खान को सारे सच जानने के बाद मारने के लिए आया था, लेकिन अब वो किस हाथ से मारेगा उसे। आगे काशिफ जो बताते हैं, और उसके बाद मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मैं सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है कि मैंने उस लड़की को कितना सताया है। अखिल जो पूछता है, ऐसा क्यों किया? क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी पड़ गई थी तुम्हारी? अखिल को अभी भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो वानी को बहुत मानता था, फ्रेंड की तरह ही सही, और ऊपर से उसकी वजह से आर्यन की भी तो जिंदगी इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। आर्यन जो कि रात रात भर आजकल जागने लगा था, और जब से वानी के बारे में उसे कुछ चीजें पता चली थी तभी से ये सारी चीजें अखिल नोटिस कर रहा था कि आर्यन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। खुद के कामों में आर्यन का दिल नहीं लग रहा, और ये सारी बातें अखिल को भी बहुत तंग कर रही थी। फिर काशिफ जो आगे अपनी बातें बताना शुरू करते हैं। अखिल जो बहुत ही ध्यान से उनकी एक एक बातों को नोट कर रहा था। मैं ये कभी नहीं करता, लेकिन मुझे अगले दिन पता चला कि वानी स्कूल स्किप करती है क्योंकि उसे कहीं ले जाया जा रहा था और वो उसे बेचने के लिए ले जा रहे थे। जैसे ही काशिफ ने ये बोला था, अखिल भी एकदम से टूट सा गया था और वो एकदम हैरान होकर कहता है, क्या? ऐसा क्यों? और ऐसा कैसे कोई कर सकता है? काशिफ जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, वही तो नहीं पता मुझे, पर मुझे जैसे ये पता चला मैं तुरंत उनके पास पहुंचा, उनके पैर पकड़े, उनसे गिड़गिड़ाया और माफी मांगा कि मेरी गलती की सजा उस बच्ची को ना दे, लेकिन उसके बदले मुझे ये डीलिंग माननी पड़ी और फिर मैं हर महीने वानी की पेमेंट्स देता था उन्हें। ये सुनने के बाद अखिल जो समझा था कि ये प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे, और फिर वो काशिफ खान के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहता है, लेकिन इसकी वजह से तुमने वानी के साथ ऐसा क्या किया जो वो अपनी जान लेने पर उतर आई? और आज आर्यन भी बहुत मजबूर दिख रहा है मुझे, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, चाह कर भी। क्यों? काशिफ जो अपने उस हाथ की तरफ देखता है जो कि अभी खून से सन चुका था, क्योंकि इस वक्त अखिल ने बहुत बुरी तरह से उसी के हाथ पे अपना हाथ रखा हुआ था जहां काशिफ को इंट्रा लगा था, और वहीं से ग्लूकोज चढ़ रहा था काशिफ के शरीर में, क्योंकि खाने पीने की तो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी, इतनी बुरी तरह से मार जो पड़ी थी उन्हें। काशिफ जो आगे कहते हैं, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाया गया। अगर मैं ये नहीं करता
तभी अखिल कहता है, अरे ऐसा किया क्या? जितना तेज अखिल ने चिल्ला करके बोला था, काशिफ जो थोड़ा सहम जाते हैं और फिर बहुत ही धीरे आवाज में कहते हैं, उसके कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए हैं मैंने, लेकिन वो रियल नहीं है, वो फेक। लेकिन अभी वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही अखिल का जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर लगा था। और फिर वो आगे कहता है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? इतने कैसे गिर सकते हो? अगर नहीं थी हिम्मत उस आदमी से लड़ने की तो मर जाते। उस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद की? ये सुनकर काशिफ कहते हैं, अगर मेरे मरने से सब कुछ ठीक हो सकता तो शायद मैं मर जाता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर मैं वानी का साथ उस वक्त छोड़ देता तो वानी आज हमारे देश में होती ही नहीं। न जाने उसे कौन से देश में बेच दिया जाता और फिर उसके साथ क्या क्या हो सकता है, ये मैं सोचना भी नहीं चाहता। और तब जाकर के अखिल को समझ में आया था कि काशिफ के पास कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स थी जो उसने वीरेंद्र को सेंड किया था, और वीरेंद्र से वो बहुत सारे क्लाइंट्स तक पहुंचता था, और इसी तरह से वानी के इस वक्त एडवर्टीजमेंट किए जा रहे थे किसी प्रोडक्ट की तरह। और ये बात काशिफ खान को नहीं पता थी, वो तो बस टेम्पररी वानी को बचा रहे थे। उन्हें लगा था कि शायद इसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बात यहाँ तक बिगड़ जाएगी। अब जाकर के अखिल को फाइनली समझ में आया था कि क्यों आर्य ने इतना मारने के बाद भी काशिफ खान को बुरी तरह मौत नहीं दी, क्योंकि वो समझ चुका था कि काशिफ ने जो भी कुछ किया उसमें वानी की कहीं ना कहीं भलाई थी। अखिल जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा था इस वक्त, क्योंकि उसने काशिफ खान को मारने के बारे में सोचा था। उसे नहीं पता था कि कोई शख्स मजबूरी में इस हद तक गिर सकता है, लेकिन मजबूरी जब इतनी बड़ी हो तो गिरना भी गलत नहीं है। अखिल जो काशिफ खान को प्रॉपरली लेटाता है और खुद ही उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए कहता है, आपको कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए, बाकी वीरेंद्र को तो हम दोनों भाई मिलकर देख ही लेंगे। तभी यार काशिफ खुद ही अपने हाथ से ऑक्सीजन मास्क निकालते हुए अपने चेहरे को धीरे से नाम हिलाते हुए कहते हैं, 1 मिनट, क्या वानी आर्यन के पास है? ये सुनकर के अखिल कहता है, और किसके पास होगी, और किसके पास वो सेफ होगी। तभी काशिफ को थोड़ा सुकून मिला था, और वो अपने आंसुओं को इस वक्त महसूस कर पा रहे थे अपने चेहरे पर, जो उनकी आंखों के कोने से नीचे की तरफ उनके सर के नीचे रखे पिलो पर गिर रहा था। और वो धीरे से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन को। मुझे लगा था कि ये सारी बातें पता चलने के बाद आर्यन कभी उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसी वजह से मुझे लगा कि मैं ही उससे शादी कर लूं। अखिल कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, आर्यन है उसके साथ, और वानी को वो कुछ नहीं होने देगा। बाकी वीरेंद्र का क्या होगा, उसकी हालत के बारे में तो सोच सोच करके मुझे उस पर तरस आ रही है। खैर, आराम करिए। और हाँ, मैं आपके लिए सिक्योरिटी अलर्ट करवा देता हूँ, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। और एक और बात, वानी को भूल जाइएगा। ये बोल करके वो वहां से निकल गया था, और साथ ही ड्राइवर से कहता है, यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स को खड़े रखो, काशिफ खान की जिंदगी अब मेरे लिए भी मैटर करती है। और वानी जो बेवकूफ़ों की तरह अपने पेरेंट्स को याद कर करके रोए जा रही थी, उसे लग रहा था कि अगर उसके पापा को उसकी हालत के बारे में पता होता तो वो उसे बचा लेते और इस जगह से निकाल लेते, लेकिन वानी को कहाँ पता था असलियत। एक तरफ आर्यन जिसके इस वक्त रातों की नींद चैन सब गायब था वानी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ वानी उसे शख्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन कह रही थी और उसे अपने घर जाना था, अपने माँ पापा के पास। दूसरी तरफ आर्यन जो कि स्टाफ को जब कॉल करके पूछता है कि वानी की कंडीशन क्या है, लेकिन वानी तो यहाँ बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी, वो एक शब्द नहीं बोल रही थी। उसके आसपास सारे स्टाफ उसको घेर कर खड़े थे और साथ ही पूछे जा रहे थे कि वानी को ऐसी क्या चीज़ चाहिए जो उसे यहाँ पर नहीं मिल रही, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन वानी जो सिर्फ बाहर जाने की जिद पे पूरी तरह अड़ी हुई थी, वो ना तो कुछ खा रही थी ना ही पानी का एक घूंट ले रही थी, और कल भी वो बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। वो तो विराज के आने के बाद ही जा करके उसने अपने मुंह में एक निवाला डाला था और बहुत ही फोर्सिबली उसके सामने विराज से वो डरती थी, इस वजह से उसने खाना भी खा लिया था। लेकिन अब वो फिर से जिद पर आ चुकी थी, क्योंकि उसे पता था यहाँ पर उससे कोई हर्ट नहीं कर सकता।
इसी तरह से दोपहर का वक्त होता है। आर्यन ने दोबारा कॉल करके पूछा तो और रिपोर्ट बिल्कुल सेम थी। अभी भी वानी ने कुछ भी नहीं खाया था और इसी तरह से बस शांति से वो बेड पर एक कॉर्नर में चुपचाप बैठी हुई थी। एक तरफ यहाँ आर्यन के पास इतनी सारी ऑलरेडी टेंशन्स थी, ऊपर से वानी जो कि अपना ख्याल नहीं रख पा रही है। इस बात को सोच सोच कर ही आर्यन का दिमाग फटा जा रहा था और वो बहुत ही गुस्से में अब जाकर के दोबारा मेंशन में पहुंचता है, जहां पर इस वक्त वानी को एक कमरे में बैठा करके सारे स्टाफ उसे लगातार समझा रहे थे, पूछ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अचानक ही सारे स्टाफ के कानों में आर्यन की आवाज़ गूंजी थी, निकलो अभी के अभी सब यहाँ से, और खाना खिलाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सारे स्टाफ जो कि जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे थे और वानी भी एकदम से अपने चेहरे को उठा करके आर्यन की तरफ देखी थी, क्योंकि आर्यन जो बहुत ही गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। अब वानी को तो यही लगा था कि कहीं ये शख्स उसे मारना न शुरू कर दे, क्योंकि जिस गुस्से के साथ वो अपनी हाथ कसते हुए आगे बढ़ रहा था वानी की तरफ, वानी एकदम से सहम जाती है और बहुत ज़्यादा डरने लगती है। आर्यन अब थोड़ी देर में वानी के ठीक सामने खड़ा था और वानी के चेहरे जो कि एकदम से झुके पड़े थे, वो भी बेड पर ही बैठी हुई थी और साथ ही उसने अपने घुटनों को मोड़ लिया था और उसी पर अपने हाथों को धीरे से रख लिया था और अपने चेहरे को बार बार इधर उधर घुमाई जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि सामने खड़ा शख्स उसी को गुस्से में घूर रहा है। लेकिन वानी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो आर्यन की नज़रों को इस तरह अपने ऊपर और ज़्यादा देर बर्दाश्त कर पाए। अंदर से आर्यन का दिल जो कि एकदम से पिघल रहा था, लेकिन फिर वो ऊपर से वानी को बहुत ही गुस्से में उसको अपनी तरफ दिखाते हुए कहता है, खाना क्यों नहीं खा रहे? वानी जो पूरे जिद और अकड़ के साथ कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज़, मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे? आप कौन है जो मुझे इस तरह कैद करके रखे हुए अपने पास? मुझे यहाँ नहीं रहना। वानी की सारी बातों को सुनकर भी आर्यन पर कोई असर तो नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि वानी के लिए सही क्या है और गलत क्या। और फिर वो अपने हाथों को ले जा करके उसके चेहरे पर बहुत ज़ोर से कसते हुए कहता है, तुम ना अब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हो मुझे। तुम्हारी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। वानी जो इस बात पर अपने चेहरे को हल्का पीछे करते हुए कहती है, पर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो चैन से अपने घर पर रह रही थी, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, मैं आपको क्यों डिस्टर्ब करूँगी? मेरा आपसे क्या लेना देना? जैसे वानी ने ये बोला था, आर्यन को हल्की हंसी आ गई थी और वो भी बहुत गुस्से में, और वो गुस्से में हल्का स्माइल करते हुए कहता है, रियली? तुम्हारा मेरे साथ क्या लेना देना है ये तो मुझसे पूछ रही हो? और वो बहुत ही बेरुखी से वानी को खड़ा करते हुए कहता है, मूड कैसे ठीक होगा तुम्हारा? वानी जो कहती है, मुझे बाहर जाना है, मुझे इस कैद जगह पर नहीं रहना, इस कमरे में घुटन हो रही है। वानी ने जैसे ही बोला था, आर्यन जो कि उसको उसी हालत में पकड़ करके अपने साथ गाड़ी में ले आकर के बैठा चुका था और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। उसे पता था कि वानी को खुली जगह पसंद है, नेचर पसंद है, और इसी वजह से आर्यन जो कि अपने पूरे बॉडीगार्ड्स और सारे लोगों के साथ अब पार्क की तरफ निकल चुका था। आर्यन उस पार्क तक पहुंचने वाला था, तब जाकर के वहां पर थोड़ी भगदड़ मचाई गई थी ताकि सारे लोग पार्क से निकल जाए और यहाँ पर ज्यादा क्राउड ना रहे। पार्क उसके अपने होटल के एरिया में आता था और इस पर उसी का हक था। अब सारे लोग जो कि आए हुए पार्क में अपने मन को बहलाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, वो सारे लोग जल्दी जल्दी बाहर की तरफ निकल रहे थे और साथ ही वानी भी अब दरवाज़ा खोल करके बाहर की तरफ निकल जाती है और एक गहरी सांस भरते हुए जैसे ही उसने हल्का सा पीछे मुड़ करके देखा था, उसे एहसास हुआ था कि कोई तो जाना पहचाना शख्स है वो, जो कि वानी को अचानक ही कुछ याद दिला देता है और फिर वो खुद से कहती है, पापा। और उसने बस इतना ही बोला था। अभी गाड़ी से दूसरी तरफ से आर्यन उधर पाता तब तक वो जल्दी जल्दी अपने पापा की तरफ भागना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे दिख गया था कि मिश्रिका, उसके अपने डैड और साथ ही सुनीता जी जो कि उसी पार्क से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे बस भागे जा रही थी। वानी को ये नहीं समझ में आया था कि उससे ज़्यादा तेज़ भागने वाले लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आर्यन जो कि सारे बॉडीगार्ड से कहता है, स्पीड स्लो रखना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे पकड़ो। और ये बात सारे लोग समझ चुके थे, जिससे बस वो आगे की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वानी को वो ओवरटेक नहीं कर सकते थे। भाग रहे उन बॉडीगार्ड्स को आर्यन अपने फ़ोन से ही काफ़ी रिलैक्स टोन में कहता है, बाप को पकड़कर मेरे कैबिन में लेकर आओ, और ये बाप बेटी की मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं क्लियर कर ही देता हूँ। बहुत पापा पापा कर रही है। और ये बोलकर वो आराम से गाड़ी में बैठते हुए होटल की तरफ निकल गया था और सारे बॉडीगार्ड्स अब वानी को पकड़ चुके थे और साथ ही उसके डैड को भी। सुनीता जी और मिशिका को इस मामले से दूर ही रखना था और इसी वजह से
उन लोगों को घर भेज दिया गया था। लेकिन सुनीता जी बहुत डर रही थी कि आखिर अब क्या होने वाला है, और साथ ही वानी को देख करके उनका दिल रहा नहीं और वो बहुत ही जोर से वानी को हक कर लेती है। वानी को लगा था कि उसकी माँ उसको अपने साथ ले जाने चाहती हैं, लेकिन सुनीता जी जो कि मिश्रिका के साथ वहां से जाने लगी थी, जिससे वानी एकदम से हैरान होते हुए कहती है, माँ मुझे घर जाना है। लेकिन तभी सुनीता जी जो कि बहुत ही हिम्मत करके पीछे मुड़कर वानी की तरफ देखकर थी, इस अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती हैं, मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकती, मुझे माफ कर दो। और ये बोलकर वो मिश्रिका को लेकर वहां से जाने लगी थी। एक तरफ बॉडीगार्ड्स जो कि वानी को खींच रहे थे और दूसरी तरफ मिश्रिका को उसकी माँ बहुत ही बुरी तरह से, ताकि मिश्रिका जो कि वानी के साथ ना जाए। लेकिन मिश्रिका का दिल बिल्कुल भी मानने को ही तैयार नहीं था। वो वानी के साथ रहना चाहती थी। कभी ये शो नहीं करती थी, लेकिन उसे अपनी बहन से बहुत लगाव था, बहुत ज्यादा। मिश्रिका भी एक तरफ रो रही थी और दूसरी तरफ वानी, और सुनीता जी के तो दिल का हाल उनसे कोई पूछ ना ले। दूसरी तरफ इस वक्त आराम से अपने केबिन में बैठे आर्यन जो कि अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए इस वक्त मिस्टर मोहन त्रिपाठी और उनके ठीक सामने खड़े वानी त्रिपाठी को देख रहे थे। वानी जो कि अपने पापा का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहती है, पापा मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये लोग बहुत बुरे हैं। वैसे तो मोहन जी भी पहचान नहीं पाए थे कि ये शख्स है कौन, और तभी वो बहुत बुरी तरह से वानी को अपने आप से दूर करते हैं कि वानी जाकर के एकदम से आर्यन के ठीक पैरों के पास गिरती और उसका सिर जाकर के आर्यन के जूते से लड़ गया था। और वानी को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसा कुछ भी उसके अपने डैड कर सकते हैं। वो पीछे मुड़ करके जैसे ही अपने पापा की तरफ देखी थी, उसके पापा उसी की तरफ बढ़ते हुए अपने बेल्ट को निकालने वाले थे, और अभी वो निकाल करके उसे जैसे ही वानी के शरीर पर मार पाते, उसे कोई अपने हाथ से रोक लिया था। और बेल्ट का निशान जो कि जाकर के आर्यन के हाथ पर जोर से लगता है, क्योंकि वो लेदर का बेल्ट था और बहुत ही ज्यादा मजबूत था। वानी समझ नहीं पाती कि आखिर उसे बचा कौन रहा है और उसे मारना कौन चाह रहा है। उसके अपने डैड उसे इस तरह से क्यों ट्रीटमेंट दे रहे। वानी जो खुद के दिमाग में उठ रहे सवाल को खुद ही खत्म करते हुए कहती है, नहीं, पापा परेशान होंगे शायद, इसी वजह से उन्हें लग रहा मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और फिर वो उठती है अपने पापा को एक्सप्लेन करने के लिए और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, पापा मैं जानबूझकर यहाँ पर नहीं आई, आप मेरा विश्वास करिए, मैं वीरेंद्र अंकल के साथ जा रही थी, पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर आ गई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी उसके अपने डैड कहते हैं, तुम जिंदा क्यों हो, अभी तक मरी नहीं, और अगर जिंदा ही रहना था तो मेरे सामने क्यों आ गई। वानी जो कि अपने कान पर भरोसा नहीं कर पाती कि अभी अभी वो क्या सुनी अपने खुद के बाप के मुंह से, और फिर वो एकदम से अपने कदमों को संभाल नहीं पाती और धड़ाम से नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन वानी जो इन सारी बातों को सुन सुन करके टूटे जा रही थी, उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, मगर फिर भी मोहन जी को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रही थी। वो अभी भी लगातार अपने शब्दों का बार चालू रखते हैं और लगातार वानी को जलील पे जलील किए जा रहे थे, वो भी एक गैर आदमी के सामने। अब उन्हें थोड़ी ना पता था कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही है। हाँ, इस कैबिन में उनके, आर्यन के और वानी के अलावा कोई और नहीं था। इस वक्त सारे लोग बाहर की तरफ ही खड़े थे, क्योंकि आर्यन इस मैटर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना नहीं चाह रहा था। मोहन जी वानी की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से भरे आवाज में बोलते हैं, मुझे तो लगा था कि अब तक तुम्हारा काम तमाम ही हो चुका होगा, शर्म नहीं आ रही मेरे सामने खड़े होते हुए, तुम्हें तो खुद की जान ले लेनी चाहिए, और अगर तुम्हें कोई एतराज था तो मुझे बताती ना, मैं तुम्हारी जान। और ये बोलते बोलते वो आगे बढ़ कर के जैसे भी वानी के गर्दन पर अपने दोनों हाथ को कस पाते, लेकिन इस वक्त उनके हाथ वानी तक पहुंचने से पहले आर्यन उनके सामने आ गया था, और अब उनका हाथ जाकर के आर्यन के कंधे पर टिक जाता है। तभी आर्यन जो उनके हाथ की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए उनकी तरफ अपना चेहरा मोड़कर कहता है, हाथ हटा लीजिए। लेकिन इस बात पर मोहन जी समझ नहीं पाते कि आखिर यह शख्स किस हद तक जा सकता है अगर बात वानी की जिंदगी और उसके जान को बचाने पर आए तो। मोहन जी उसको सीरियस ना लेते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन इस लड़की को तुम मुझसे बचा नहीं सकते, ये मेरी बेटी है, मैंने इसे पैदा किया, मैं इसे मार सकता हूँ। यह सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक बार फिर से स्मोक आ गया था, और वो उनकी तरफ हल्का झुकते हुए कहते हैं, और आपको लगता है कि उसके बाद आप बचने वाले हैं, आप उसे हाथ लगाइए। और ये बोलकर वो खुद ही साइड हट गया था, क्योंकि शायद वो मोहन जी को मौका देना चाहता था कि ये शख्स किस हद तक गिर सकता है।
और बिल्कुल मोहन जी जैसे ही आर्यन को साइड होता देखते हैं, वो तुरंत ही वानी के बालों को जोर से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ जैसे ही खींचे थे, उन्हें तुरंत ही एहसास होता है कि इस वक्त उनके गर्दन के पास किसी ने गन पॉइंट की हुई है। और ये आर्यन ही था जो कि इस वक्त उनके साइड में खड़े होकर के अपनी गन को ले जाकर के उनके गर्दन पर आराम से रखे हुए कहता है, अगर उसकी आंखों से एक और आंसू के बूंद आपकी वजह से आए ना, तो गोलियों से भून कर रख दूंगा, ट्रस्ट में। जैसे ही उनके गर्दन पर उन्हें बंदूक का एहसास हुआ था, वो झट से वानी के बालों को छोड़ दिए थे और तुरंत ही पीछे होते हुए कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कहा ना वो मेरी बेटी है, मैं उसे मार सकता हूँ। लेकिन तभी आर्यन जो उनके सामने आकर के उनके फोरहेड पर ले जाकर के अपने गन को पॉइंट करते हुए कहता है, जिसे आप अपनी बेटी कह रहे हैं उसे मैं खरीद चुका हूँ और अब वो मेरी है। उसे बचाने के लिए मेरा उसके साथ किसी रिश्ते का होना ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी चीज़ों को किसी को हाथ नहीं लगाने दे सकता। और आपने अभी अभी जो किया है ना। और फिर वो अपने डेस्क से एक बड़ा सा सीजर उठाता है और उसे मोहन जी के हाथों में थमाते हुए कहता है, जिन उंगलियों ने मेरे वानी तक पहुंचने की कोशिश की है, मुझे वो उंगली आपके शरीर पर ना दिखे। कट इट। ये वो बहुत ही आराम से बोल रहा था, जैसे उंगली काटना किसी गाजर काटने की जितना आसान हो। मोहन जी एकदम से अपना मुंह खोल करके बड़ी बड़ी आंखें करते हुए आर्यन को देख रहे थे कि आखिर ये शख्स बोल क्या रहा है और इसका ऐसा भी क्या लेना देना है पानी से, और ये उसे अपना क्यों बोल रहा है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे इस वक्त मोहन जी के दिमाग में, लेकिन अभी वो और कुछ सोच पाते उससे पहले ही लेकिन आर्यन ने अपने पैरों से ले जा करके उनके पैरों पर बहुत जोर से मारा था। आम की आवाज़ के साथ नीचे की तरफ गिर गए थे और जैसे ही वो उठ कर बैठ पाते उससे पहले ही आर्यन जो कि उनके पेट पर अपने पैरों को रखते हुए कहता है, उंगली काटिए ससुर जी। जैसे मोहन जी ने यह सुना था, वानी और मोहन दोनों हैरानी से आर्यन को देख रहे थे। इस वक्त आर्यन की पीठ ही वानी को नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे को हल्का सा उठा करके आर्यन की तरफ ध्यान से देखते हुए खुद से कहती है, क्योंकि अब काफ़ी गुस्से में आ चुका था और अब रहम की तो उम्मीद उससे बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। उसने भी बहुत कुछ सह लिया था और वानी को इतना हर्ट उसके खुद के बाप ने किया, वो भी उसके सामने, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। और फिर वो वानी के हाथ को ज़ोर से पकड़ते उसे अपनी तरफ अपनी बाहों में पकड़ लिया था और अपने हाथों से उसकी कमर को ज़ोर से ग्रैब करते हुए कहता है, तुम शो एंजॉय करो, ज़्यादा पकड़ पकड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम द डायरेक्टर एंड यू आर जस्ट एन ऑडियंस। अगर मज़ा आ रहा है तो देखो, अगर नहीं आ रहा है तब भी देखो। कि किस तरह तो आपको सज़ा मिलती है जब वो अपनी ही बेटी को अबेंडन करने की कोशिश करते हैं। बहुत शर्म आ रही थी वानी की उस कंडीशन को देखने के बाद, और तब शर्म नहीं आई जब आपने जानवरों के हाथों छोड़ दिया। याद है या भूल गए? आपकी गोद में खेली है ये बचपन से, आपको ही पापा बुलाई है। पूरी दुनिया के सामने ये हमेशा इसलिए डट कर खड़ी रहती थी क्योंकि उसके पापा उसके साथ थे। और आपने तो अपनी औकात दिखा दी। हर इंडियन पेरेंट्स की तरह आपने भी वही किया जो एक टिपिकल बाप करता है। बेटी की सच्चाई पता चली तो मारने पर तुल गए उसको, और मारने से भी बदतर हालत की आपने तो उसके खुद से अलग करके उसे वीरेंद्र के हाथों छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। वैसे उस वीरेंद्र चौधरी का मैं क्या करूँगा इसके बारे में तो आप सोचना छोड़ दीजिए। फिलहाल आप अपने बारे में सोचिए। और हाँ, ये उंगली जल्दी काटिए वरना मुझे गुस्सा आ गया तो पता नहीं कौन कौन सा हिस्सा कट जाए आपका। कम ऑन डू इट। और उसकी बातों को सुनने के बाद अब जाकर के वानी को रियलाइज़ हो रहा था कि ये जो भी शख्स है वो उसकी सारी हकीकत के बारे में जानता है। और अब वानी को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रही थी उसके अपने पापा के सामने और साथ ही इस शख्स के सामने। उसका चेहरा जो कि जैसे जैसे झुकता जा रहा था, आर्यन इस बात को रियलाइज़ कर लेता है। एक तरफ उसकी आंखें जो कि इस वक्त मोहन जी को घूर कर देख रही थी ताकि वो अपना काम जल्द से जल्द शुरू करे, और तभी जब वो देखता है कि अभी भी मोहन जी एकदम से शांत पड़े हुए हैं, वो बंदूक का सेफ्टी लॉक हटा दिया था और साथ ही उसे प्रॉपरली उनके पैर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा। अगर आपने काम शुरू नहीं किया तो आप चलने लायक नहीं बचेंगे माय डियर फादर इन लॉ। 5 तक जैसे ही अभी गिनती खत्म होने वाली होती है, मोहन जी ने अपनी एक उंगली पर अपने सीजर को रख दिया था
जो कि उन्होंने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी उंगली को अलग नहीं किया था शरीर से। इस वजह से आर्यन अपने वादे को पूरी तरह से शिद्दत के साथ निभाते हुए उनके पैर पर शूट कर देता है और तभी उनके मुंह से बहुत जोर से चीख निकल जाती है। और ये सब कुछ वानी अपनी आंखों से देख करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा रही थी और बहुत ही मुश्किल से अपनी आवाज़ को बाहर की तरफ निकाल रही थी, क्योंकि उसके आंसू जो कि पूरी तरह से उसकी आंखों में भरे हुए थे और साथ ही उसे बोलने नहीं दे रहे थे। वो झुक करके आर्यन के पैर के पास अपने हाथों को ले जाकर उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ पापा को छोड़ दीजिए, प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ पापा ने कुछ गलत नहीं किया, उन्हें तो मुझे मार देना चाहिए था बहुत पहले ही। और ये बोलकर वो बहुत ही हबस हबस के रोए जा रही थी। आर्यन जो अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए मोहन जी को वानी की तरफ इशारा करके दिखाते हुए कहता है, इसे कहते हैं इंडियन डॉटर। और फिर वो उनके सामने आकर के उनके सीने पर जोर से अपने पैर को रखते हुए कहता है, और इसे कहते हैं इंडियन फादर। अंतर देख रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, आप जैसे बाप को जीने का तो कोई हक नहीं है, पर मैं आपको इतनी जल्दी मौत भी नहीं दूंगा। फिलहाल आपकी उंगली अभी तक आपके शरीर से अलग नहीं हुई, कोई बात नहीं, यह शुभ काम मैं अपने हाथों से करता हूँ। और वो अपने हाथों में सीजर ले लिए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प था, और उसे एक एक करके उनके मुंह को अपने पैरों से दबाए हुए उनके हाथों को अपने हाथों से पकड़ करके उठाए हुए उनकी चारों उंगलियों को उनके शरीर से अलग कर चुके थे। और वो सीजर के धार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उनके एक ही बार दबाने से वो उंगलियां उनके शरीर से अलग होती जा रही थीं। और फिर वो अपने हाथ में पकड़े सीजर को अंगूठे तक रखते हैं, लेकिन फिर हंसते हुए उनके हाथ को बहुत ही बेरहमी से छोड़ करके नीचे की तरफ पटकते हैं और साथ ही उनके बाजू पर अपने पैरों को रखते हुए कहते हैं, एन्जॉय दिस पेन फॉर नाउ। बात के लिए बहुत कुछ सोच रखा है मैंने। और फिर वो वानी जो कि बुरी तरह से अपने पापा को देख रही थी, जो कि जिसके हाथ पूरी तरह खून से लथपथ हो चुके थे, और वो अपने पापा के बारे में कंसर्न हो रही थी। और उनकी तरफ जैसे आगे बढ़ पाती, आर्यन पीछे से उसके कमर को जोर से पकड़ करके उसे एक हाथ में किसी नाजुक खिलौने की तरह उठा लिया था और ले आकर के उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देता है। लेकिन वानी बार बार बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने पापा तक पहुंच पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि